Hello bachcho, let's read the problem. The problem says a uniformly wound solenoid coil of self-inductance 1.8 into 10 raised to power minus 4 Henry and resistance 6 ohm is broken up into two identical coils. These identical coils are connected in parallel across 15-volt battery of negligible resistance. The time constant for the current in the circuit and the steady state current through the battery is। दो चीजें पूछी गई हैं, एक टाइम कांस्टेंट एंड एक स्टेडी स्टेट करंट। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमको डेटा क्या क्या गिवन है। एक यूनिफॉर्मली वूंड सोलेनॉइड कॉइल है, इस तरीके की होती है सोलेनॉइड कॉइल। ठीक है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस आपको दिया गया है एल, दैट इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 हेनरी। इसका रेजिस्टेंस आर अज्यूम कर लेते हैं, वो आपको गिवन है 6 ओम्स। अब क्या किया गया है नेक्स्ट स्टेप में, इस कॉइल को दो पार्ट में कट किया गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको दो कॉइल्स मिलेंगी और एक दूसरी कॉइल इस तरीके की। अब देखिए अगर इस वाली कॉइल की लेंथ सपोज एल थी, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी एल अपॉन टू, और इसकी भी लेंथ कितनी हो जाएगी दूसरी कॉइल की एल अपॉन टू। ये फर्स्ट कॉइल है और ये सेकेंड कॉइल है। दो कॉइल्स में हमने इसको ब्रेक कर दिया। सपोज इसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, कैपिटल एन, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे कैपिटल एन अपॉन टू, और इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे कैपिटल एन अपॉन टू। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज इसका कैपिटल ए था। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तब चेंज करता है जब हम कॉइल को छोटा या बड़ा करें, उसकी लेंथ को छोटा या बड़ा नहीं, उसके साइज को छोटा या बड़ा करें। ये जो उसका रेडियस है, इस टर्न का जो रेडियस है उसको छोटा बड़ा करें तो क्रॉस सेक्शन चेंज होगा। यानी कि यहाँ पे लेंथ हाफ हो गई है और जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो भी क्या हो गए, हाफ हो गए। तो देखिए अगर इसका इंडक्टेंस एल है फर्स्ट कॉइल का, यहाँ पे इसको स्मॉल एल अज्यूम कर लीजिए, क्योंकि इंडक्टेंस के लिए हमने कैपिटल एल लिया है, तो लेंथ के लिए हम स्मॉल एल ले लेते हैं। अब सोचिए अगर इस बड़ी वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल है, तो छोटी वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही इसका की कॉन्सेप्ट भी है। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एल क्या है स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल, म्यू नॉट इज द कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से अगर म्यू नॉट कांस्टेंट है तो वी कैन राइट दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से वेरी करेगा। अब हमने नंबर ऑफ टर्न्स को क्या किया है, हाफ किया है, तो यहाँ पे एक फैक्टर आएगा। पहले अगर फर्स्ट कॉइल के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपने एन को क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, तो 1/2 का एक फैक्टर आएगा। तो 1/2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। एरिया को आपने सेम रखा है तो एरिया की जगह अभी 1 ही रहेगा। लेंथ को आपने हाफ कर दिया है तो 1/2 का फैक्टर एक यहाँ भी आएगा। बेसिकली जो आपका L1 आएगा दैट विल बी हाफ ऑफ L, L1 विल बी हाफ ऑफ L, बिकॉज आपने नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया है और लेंथ को भी हाफ किया है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करने से पूरा जो इंडक्टेंस है 1/4 हो जाएगा, लेंथ को हाफ करने से इंडक्टेंस डबल हो जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो क्या रह जाएगा 1/2। यानी कि ये जो फर्स्ट कॉइल है इसका इंडक्टेंस L/2 होगा, और जो सेकंड कॉइल है बिल्कुल आइडेंटिकल है तो इसका भी इंडक्टेंस L/2 होगा। ठीक है, दोनों कॉइल्स के हमारे पास इंडक्टेंसेज आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनको हमने पैरेलली कनेक्ट किया है। तो देखिए कैसे पैरेलली कनेक्ट किया गया है इनको। एक कॉइल ये है
इसके पैरेलल में एक दूसरा कॉइल है और यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। इसका इंडक्टेंस कितना है? L/2। इसका भी इंडक्टेंस कितना है? L/2। और इनका रेजिस्टेंस भी हमें सिमिलरली कैलकुलेट करना होगा। देखिए, दो कॉइल्स हैं। रेजिस्टेंस के लिए भी आपको एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो L/A, where rho is the material property and length is the L is the length of that wire, A is the area of cross section। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं किया है वायर का, लेंथ को हाफ किया है। तो लेंथ को हाफ करने से डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा? हाफ। यानी कि ये जो फर्स्ट कॉइल है इसका रेजिस्टेंस अगर मैं R1 अज्यूम कर रहा हूँ, सो दैट विल बी हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ बिग कॉइल। बिग कॉइल कौन सी है? ये वाली। इसका रेजिस्टेंस जो R है, तो इसका हाफ करने से R1 कितना हो जाएगा? 6/2, दैट विल बी इक्वल टू 3। R1 भी 3 ओम होगा, सिमिलरली R2 भी कितना होगा? 3 ओम्स, बिकॉज दोनों कॉइल्स एकदम आइडेंटिकल हैं। अब फाइनली हमारे पास दोनों कॉइल्स का इंडक्टेंस भी आ चुका है, L/2 एंड L/2, और दोनों कॉइल्स का रेजिस्टेंस भी आ चुका है, 3 एंड 3 ओम्स। ठीक है, ओके। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, हम इसका रेजिस्टेंस भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 3 ओम एंड 3 ओम। अब आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा। पैरेलल के केस में आप जानते हैं इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर दो इंडक्टेंसेज L1 और L2 पैरेलल में हैं तो आप L1 मल्टीप्लाई बाई L2 करेंगे, डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 करेंगे। यहाँ पे L1 L2 दोनों ही इक्वल हैं L/2 के। L/2 मल्टीप्लाई बाई L/2 डिवाइडेड बाई L/2 प्लस L/2, ये आप ऐड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट L/4। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कितना मिल गया? L/4। अब आप कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिला है, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं मिला। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पैरेलल के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बिल्कुल एनालॉगस टू इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है, यानी कि R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। R1 का वैल्यू कितना है आपके पास? 3 ओम मल्टीप्लाई बाई 3 ओम डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3। 3 इंटू 3 इज 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 is 6, so that you will get 3/2। 3/2 is 1.5 ohms। This is Henry and this is ohm। तो आपके पास L इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट आ गया। अब देखिए, आप सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट कॉइल लगाएंगे और साथ में एक बैटरी लगाएंगे। सिंपल सर्किट हो गया। 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है और इसका इंडक्टेंस कितना है? L/4। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1.5 ओम। अब आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, टाइम कांस्टेंट एंड स्टेडी स्टेट करंट। तो टाइम कांस्टेंट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, टाइम कांस्टेंट। Time constant is denoted by tau, and that is equal to L equivalent upon R equivalent। L equivalent आपके पास कितना है? L/4। L/4 is the L equivalent। तो यहाँ पे आप L/4 पुट करेंगे। R equivalent is 1.5। L की वैल्यू स्टार्टिंग में हमको प्रॉब्लम से पता है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी। तो आप इसमें L की वैल्यू पुट करेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻4 हेनरी डिवाइडेड बाई 1.5। 1.8 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 1.5। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टाइम कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आपके पास कितना आएगा? यहाँ पे देखिए डिवाइड बाई 4 भी है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 3 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 30 इंटू
10⁻⁻⁻⁶ सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ऑप्शन में 10⁻⁻⁴ है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा -4 में, -6 में नहीं है ऑप्शन, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ सेकेंड। so that will be your value of टाइम कांस्टेंट। अब टाइम कांस्टेंट तो आपका कैलकुलेट हो गया। सेकंड चीज आपसे पूछा है स्टेडी स्टेट करंट कितना होगा। तो देखिए, करंट कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाला सर्किट देखिए। इस सर्किट में रेजिस्टेंस आपको गिवन है, वोल्टेज आपको गिवन है, तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज की हेल्प से आप करंट निकाल सकते हैं, स्टेडी स्टेट करंट। I इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज आपको 12 वोल्ट गिवन है और आर इक्विवेलेंट इज 3/2। सो आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट देन यू विल गेट value of I as 8 ampere. So 8 ampere is your final steady state current. Steady state current is 8 ampere and time constant is 0.3 into 10 raised to power minus 4 second. तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।